भारत को लज्जित होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। पूरा विश्व जिसके मन में एक छवि है भारत की, और वो अच्छी छवि है, पूरा विश्व हैरान रह गया कि भारत के सत्तारूढ़ दल के नफरती चेहरों से, उनके नफरती बयानों से और प्रधानमंत्री की चुप्पी से, और कई सालों की चुप्पी, 8 सालों की चुप्पी, गृह मंत्री चुप और विदेश मंत्री चुप, और ये तीनों, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, तीनों को बोलने का शौक है। ऐसा नहीं है कि बोलने का शौक नहीं है। इस मुद्दे पर जब इनकी अपनी पार्टी के लोग नफरत फैलाते हैं, ये चुप हैं। और विदेश मंत्री का कोई बयान अगर वायरल भी होता है तो वो बयान होता है जिसमें शब्द नेहरू जी के चुराए हुए होते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विदेश मंत्री चुप, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं फिर भी चुप। पूरा विश्व देख रहा है कि ये चुप है। पिछले 7 वर्षों में इस देश के विपक्ष ने, इस देश के प्रबुद्ध नागरिकों ने, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने और इस देश में जो बचा खुचा स्वतंत्र मीडिया है उसने बार बार याद दिलाने की कोशिश की, सलाह देने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को ये आभास दिलाने की कोशिश की कि ये देश विविधताओं का देश है, बहुत विशाल देश है, इसको छोटे दिलो दिमाग से नहीं चलाया जा सकता। कई ऐसे मौके आए जब इसी मंच से हमने आगाह किया, चलिए हमसे तो आपको प्रधानमंत्री जी नफरत है, लेकिन इस देश के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो गए, समझदार लोग हो गए, जिन्होंने इस देश को बहुत भली भांति समझा है, वो लोग हो गए, वह सब आपको सलाह देते रहे। आपने न कुछ सुना और न कुछ बोला। आपका एक तोता मीडिया है, उस तोता मीडिया को आपने माध्यम बनाया और उस तोता मीडिया के माध्यम से आपने हम जैसे तमाम लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, विपक्ष को अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया, उनको चुप कराने की चेष्टा की। अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, एंटी नेशनल्स, ये तमाम उपाधियों से आपने विभूषित करने की कोशिश की और उनको चुप कराया, मुहिम छेड़ दी उनके खिलाफ। और आज यह परिस्थिति पैदा हो गई कि विदेशी मुल्कों की घुड़की पर आप तुरंत कार्रवाई कर देते, अपने देश से आवाजें उठती उनको दबाते हैं, बाहर से आवाज उठी और आपने कार्रवाई की। और कार्रवाई क्या की? अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ताओं को फ्रिंज कह दिया। फ्रिंज का हिंदी न प्रणव भाई को मालूम है, न संजीव भाई को मालूम, आपको मालूम हो तो बताइए। अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ता, उनको आपने फ्रिंज कह दिया। आप कैसे फ्रिंज कह सकते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। आप भी तो इन्हीं रास्तों से गुजर कर यहां तक पहुंचे, यही गलियां थी जिनसे आप गुजर के यहां तक पहुंचे हैं मिस्टर मोदी। आप नहीं किसी को फ्रिंज कह सकते। आज आप फ्रिंज कह भी दें, कल यही नुपुर शर्मा, यही नवीन कुमार जिंदल आप ही की पार्टी द्वारा मुख्य धारा में लाए जाएंगे। कल का फ्रिंज आज का मेन स्ट्रीम है, आज का फ्रिंज कल का मेन स्ट्रीम बनेगा। हम आपके भाषण नहीं भूले हैं प्रधानमंत्री जी। सितंबर 2002 खैरलांजी गुजरात, उत्तर प्रदेश 2017 शमशान कब्रिस्तान, दिसंबर 2019 कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये वक्तव्य आपके हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ना केवल आप उन्हीं रास्तों से गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं, आप आज भी वक्त आने पर उन्हीं रास्तों पर चले जाते हैं। आज जो आपके नवरत्न पूरे देश में जो गुल खिला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, मत भूलिए, वक्त आने पर जब विदेशों से प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी
यह सब नवरत्न फिर से स्थापित हो जाएंगे, फिर से जहर फैलाएंगे, फिर से गुल खिलाएंगे। क्योंकि विदेशी मुल्कों ने गोली मारो वाले वक्तव्य पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आज वो व्यक्ति आपके केंद्र में मंत्री है। लेकिन इन दोनों पर प्रतिक्रिया आई तो आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आपको भी लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, मत भूलिएगा। आज आपकी गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। जो काम विश्व के अनेक देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने का जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, आपने 7 सालों में करके दिखाया। 70 साल पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे अलग अलग मुल्कों को भारत के खिलाफ लामबंद किया जाए, उसको हमने विफल किया, हमने उसको सफल नहीं होने दिया। आपकी करतूतों से आज आप सफल हो गए वो काम करने। विश्व हैरान है, जैसा कि मैंने आपको कहा, और देख भी रहा है कैसे 8 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को आपने खुर्द बुर्द कर दिया। विदेश मंत्रालय एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो विदेश मंत्रालय को अच्छी तरह समझता है। उसकी नाक के नीचे हमारे दूतावास भारतीय जनता पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति बांट रहे हैं। कभी हुआ इस देश में? फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है ना विदेशों में, कहीं कई इनकी जाहिर और गैर जाहिर संगठन है भारतीय जनता पार्टी और संघ के, वो बांटे। ये दूतावास मेल भेजकर नत्थी कर रहा है साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति। ये क्या हाल बना रखा है आपने? माउथपीस बना दिया आपने दूतावासों को भारतीय जनता पार्टी का। अब आपने इस देश को बहुत शर्मिंदा कर लिया। यह देश अब शर्मिंदा होने से इनकार करता है। हम शर्मिंदा आपकी गलतियों से नहीं होंगे। न सही वक्त पे आपने सही बात सुनी, न सही वक्त पर आपने सही बात बोली, और आज अलग अलग मुल्कों के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, सफाइयां देनी पड़ रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार सफाइयां देती फिर रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां की हैं। यह कैसे बर्दाश्त होगा? अब भी समय है, प्रधानमंत्री जी चेत जाइए, और यह जो सांप पालने का शौक आपने पाला हुआ है, इस शौक को अब खत्म कीजिए। बीन बजाइए, सांपों को अपने बिलों में वापस भेजिए, क्योंकि अब ये सांप आपको भी डसने वाले हैं। फ्रेंड्स, ओवर द लास्ट weeks, we've had to face as a country a lot of shame. Can you please switch the mobile off? The entire world has a particular image of the country of India. It's a beautiful image. An image of a country which is proud of the kind of disparate contradictions which it can take along with it. It has multiple cultures, religions, languages living in it peacefully, learning from each other. We have been very proud of this, and the world has been very surprised at the way India has, despite its contradictions, has managed it so well. Today, all that has changed, thanks to one man, one party, which is Narendra Modi and the BJP. You haven't heard the Prime Minister speak a word. You haven't heard the Home Minister utter a word. You've definitely not heard Mr. Jaishankar speak on this issue of hate speech within the country. And 3 of them, mind you, are very, very fond of speaking. In fact, the External Affairs Minister, the one clip which went viral of his speech had words borrowed from Nehruji in it.
Why doesn't he speak today? He can borrow from Nehruji, we don't mind. Nehruji belongs to all of us. Borrow from him, but for God's sake, open your mouth. Over the last 7.5, 8 years, the intellectuals of this country, the opposition of this country, retired bureaucrats, diplomats, have been reminding the Prime Minister of his Raj Dharma, have been requesting him to understand how this country, as large as India, is governed. It cannot be governed with a small heart and a small mind. But the Prime Minister not just chose to be silent or to ignore this advice. He chose to use his ecosystem, his parrot media, to discredit these voices, to demonize these voices, to silence these voices, by labeling them as Khan Market Gang, Tukde Gang, Award Wapsi Gang, anti-nationals. This is the way they tried to silence all of us well-meaning Indians who were worried about India, who were concerned about India, who were pained about India. You were able to silence some of us, not all. But today, when the world is speaking, we see a worried government. We see a worried Prime Minister. And the Prime Minister who chooses to immediately act when the world speaks, but silences the same voices within the country. And what kind of action was this? They suspend 2 official spokespersons of their party and label them as fringe. Now, how can the Prime Minister even afford to use these words? He's been through the same journey himself. I am pained when I use these words for him. But we have not forgotten his own speeches, whether it was September 2002 in Khairlanji, Gujarat, 2017 in Uttar Pradesh when he said Shamshan Kabristan, 2019 December when he said we can recognize these people by their clothes. We have not forgotten those speeches. You have not only come through the same journey, you still resort to the same language, the same tactics, the same stunts when you go for elections. Because the international community did not point out at the Goli Maro comment of one of your leaders, today that leader is an important minister in your cabinet. Because the global community reacted to what Nupur Sharma and Naveen Jindal said, you chose to act against them. What is the message you are sending to the world and to your own country? Yet you will silence the voices of sanity within your country and immediately act when foreign countries ask you to act. Because yesterday's fringe is today's mainstream, we have every reason to believe that today's fringe will be tomorrow's mainstream. So choose your words carefully. The entire world has watched how we have done away with our constitutional responsibilities, with our institutions. Can you imagine our embassies distributing the press releases by a political party? BJP. It has never happened before. Why should the embassies be distributing BJP's press releases? What are the friends of BJP, so-called friends of BJP doing abroad apart from raising funds for the BJP? What are the various named, unnamed, non-state players abroad which are protected by the umbrella of RSS doing? They should be doing this, not the embassies. Why is the embassy becoming a mouthpiece of BJP? We want to know. Enough of shaming our country, Mr. Prime Minister. Please make sure that all these snakes that you've nurtured are called back in their holes. That's where they belong. Because now is the time when the snakes are out to bite you. It's in your own good that you speak up. Thank you. Your questions, please. पवन जी, जिस तरह से आपके तमाम जो आरोप भाजपा पर लगाए, भाजपा जब से पश्चिमी अरब देशों में विरोध हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने आईटी संदर्भों के माध्यम से एक सर्वे कराया, एक
तक के बयान खंगाले गए, जिसमें 5200 बयान जो भाजपा नेताओं के थे गैर जरूरी थे, 2600 बयान ऐसे थे जिसमें संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए 38 नेता चिन्हित किए गए। 27 को जो ताकीद की गई आपसे आप ऐसा कोई बयान नहीं देंगे, जिसमें कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ वर्तमान मंत्री हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी शामिल। जब ये हो रहा था और इन्हें सलाह दी जा रही थी, इन्हें ताकीद किया जा रहा था, तब क्या सुनाई नहीं दे रहा था प्रधानमंत्री जी को? आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इतनी समझ नहीं है कि इस तरह की भाषा इस देश में नहीं होनी चाहिए? अगर समझ नहीं है तो उन्हें उस पद पर बने रहने का क्या मतलब है? और अगर समझ है और फिर भी चुप थे, जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे, फिर तो यह बहुत बड़ा अपराध है। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार भी किया गया इस तरीके की टिप्पणी के ऊपर, और भाजपा जो आरएसएस प्रमुख है वो भी अपने संगठन को हिदायत दे रहे हैं कि हर मंदिर के अंदर शेड्यूलिंग ना ढूंढा जाए। बीजेपी अपने स्पोक्सपर्सन को कह रही है कि लाइन क्रॉस ना करें। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? पहले तो आप बोतल से जिन बाहर निकाल देते हैं, फिर वो जिन जब आपको डराने लगता है, फिर आप विफल प्रयास करते हैं उस जिन को वापस बोतल में डालने का। और ये चेहरे और मुखौटों का खेल हिंदुस्तान ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आज से नहीं देखा, पिछले 70 साल से देख रहा है। किसी से कुछ कहलवा देंगे, अंग्रेजी में इसको हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर कहते हैं। एक सर कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा। तो ये चेहरों और मुखौटों की लड़ाई नूरा कुश्ती है और कुछ नहीं है। संघ और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा एक ही है, मुखौटे बदलते रहते हैं। जो काम सरकार को और सरकारी एजेंसीज को करना चाहिए उसी पर वो ध्यान दें तो शायद किसी धमकी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, हमारे फोर्सेस पर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर हमें पूरा भरोसा है। सिर्फ सरकार विफल है। सरकार ने एक माहौल ऐसा बनाया जो उसके अपने अब नियंत्रण में नहीं रहा है। सुबह से शाम तक अब फायर फाइटिंग की जा रही है। सरकार को चाहिए कि अपने काम पर ध्यान दें। ये माहौल किसने बनाया, क्यों बनाया, पहले इसका उत्तर दिलवाया जाए। क्यों आज इस देश में सुबह से शाम हर जगह यही चर्चा होती है हिंदू मुसलमान की? कौन है जो तोता मीडिया को सुबह फोन करता है? मैं तो उसका नाम जानता हूं, आप लोग तो सब जानते हैं, आपके तो मोबाइल्स पे उनके मैसेजेस आते हैं। जो सुबह आपको निर्देशित करता है कि आज यह मुद्दा उठाया जाए, आज डिबेट्स इस मुद्दे पर होंगी। क्यों ऐसी डिबेट्स होती हैं? क्यों ऐसी एक मुहिम चलाई जाती है टेलीविजन पर? क्यों धार्मिक, तथाकथित धार्मिक गुरुओं को, अलग अलग धर्म को बैठाया जाता है और लड़वाया जाता है? आपको इसका उत्तर मुझसे ज्यादा मालूम है कि ये कौन करवा रहा है। ये कठपुतलियां हैं और कठपुतली का धागा किसके हाथ में है। The fact that the government has failed to win the confidence of every single community, whether it's Hindus, Muslims, Jains, Bauds, Sikhs, in itself shows that this is an all-round failure of this government over the last 8 years, thanks to its selective silence, thanks to its selective outrage. No, it's not just that in itself, of course, is a political statement. But the fact, and I will share it with you after the press conference, the fact that the embassy in its mails, official emails,
is saying attached, please see the statement, and the statement is of the BJP, on the letterhead of the BJP. Now that is something which is absolutely unacceptable. इस बयान के बाद अब बैकलैश भी है, बॉयकॉट्स का ड्रग्स करने की मांग आ रही है, अरब कंडीशन बिल जो है कहा जा रहा है कि ड्रग्स को जो है बाइकआउट किया जाए, इंडिया में भी बोला जा रहा है, इकोनॉमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और स्टेटमेंट वन इज दिस क्वेश्चन इज सेकंड इज राज्यसभा के जो चुनाव है उसमें आप कैसे देखते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का आशंका है, ताकि आप लोग भी गए राजस्थान में एंटी ड्रग्स बिल के बाद बीजेपी ने किसी को वोट किया है, बाड़ाबंदी जो है हरियाणा के एमएलए किसी को दे रायपुर में और महाराष्ट्र में बाड़ाबंदी है, तो राजस्थान के चुनावों का किस तरह जो आपने पहला सवाल पूछा, इकोनॉमी पे बैकलैश, ना केवल विदेशी मुल्कों ने जो कहा उसके बाद उस पर आधारित करके मैं यह जवाब दूंगा, लेकिन क्या नफरत और विकास एक साथ चल सकते हैं? अगर हमारे देश में सौहार्द नहीं रहेगा, सामाजिक शांति नहीं रहेगी, तो क्या कोई भी निवेश करेगा? छोड़िए विदेश को, क्या हम खुद ऐसी जगह पर व्यापार करना चाहेंगे जहां शांति नहीं हो, जहां माहौल खराब हो, जहां आए दिन कोई दंगा हो रहा हो, कोई फसाद हो रहा हो? तो अर्थव्यवस्था पर पहला असर तो यहीं से पड़ना शुरू हो जाता है। क्या यह बात हमारे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों को नहीं मालूम थी? नंबर 2, आपने राज्यसभा के विषय में पूछा। जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल में बनाया, जहां चुनाव हार गए वहां भी सरकार बनानी है। क्यों साहब, क्यों बनानी? बच्चे की जिद है। मध्य प्रदेश हार गए, नहीं फिर आना है, अरुणाचल प्रदेश में भी करना है, उत्तराखंड में भी करना है, गोवा में भी करना है। क्यों करना है? स्वर्गीय अहमद पटेल जी का चुनाव राज्यसभा का आप सबको याद है। आपके पास संख्या नहीं है तो चुपचाप बैठिए ना, इंतजार करिए अगली बार। और फिर बड़े गर्व से इनका एक राजस्थान का एक कैंडिडेट है, इन्होंने समर्थन दे रखा है उनको। मैं कल सुन रहा था उनको, 6 एमएलए हमने ले लिए। कैसे ले लिए? क्या ले लिए? ईडी जाती क्यों नहीं है उनके घर पे? इतने गर्व से, बिना नरेंद्र मोदी के संरक्षण के किसकी हिम्मत है ये बोलने की कि मैंने खरीद फरोख्त कर ली? क्यों नहीं जा रही ईडी आज उनके यहां? आज सुबह सुबह उनके घर पे ईडी की दस्तक होनी चाहिए थी। तो आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जो आदमी बड़े गर्व से कह रहा है कि मैंने 6 एमएलए ले लिए उनके, पूछिए ना उनसे कैसे ले लिए। On the Rajya Sabha thing, the BJP has created a strange hobby out of displacing governments, out of trying to subvert mandates. You saw what happened in Madhya Pradesh. We win elections, they try and form the government. You saw what happened in Arunachal Pradesh, Goa, Uttarakhand. You have several examples of BJP doing this. Even in the Rajya Sabha elections, you saw what they did with Mr. Ahmed Patel's election. So if they don't have the numbers, why don't they wait for their turn next time if they get the numbers? Why do they indulge in horse trading and create an atmosphere where everybody has to then try and protect their turf? This should not be the priority of a party which is in power. Their priority should be governance. Yesterday I heard a candidate supported by the BJP in Rajasthan proudly claiming that he has taken the support of 6 Congress MLAs. Why isn't the ED not knocking on his doors? Where does he get this sense of security from? He's absolutely immune. He can say anything and no agency will knock on his doors. That confidence only comes from Delhi, from BJP, from the central leadership. Of course we are confident, more than confident. We'll get our numbers both in Rajasthan and Haryana. We have no doubt whatsoever. हम एक कानून और नियमों को पूरा अनुसरण करने वाले लोग हैं। हम इनकी तरह नहीं हैं। अमित शाह जी भागते फिर रहे थे, छिपते फिर रहे थे, हमें याद है।
हमें कोई घबराहट नहीं है, कुछ छिपाने को नहीं है, बिल्कुल जाएंगे। ये नियम कानून तोड़ के नोटिस भिजवाते रहते हैं लोगों को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, इन्हें भी समझ में आएगा कि किससे पाला पड़ा है। आपको सूचित कर दिया जाएगा। What is the, अच्छा, this one. We are a law-abiding party. We follow the rules. So if we have been summoned, of course we'll go. We have nothing to hide. We are not like them. We remember what where Mr. Amit Shah was running around 2012-13. They'll learn some lessons from us in how to, what kind of people who adhere to the path of truth, they should learn from us. Anything else? Any other question? Sorry? Which issue is this? As I said, this is not an isolated event. This has a background, and I'm afraid the background, the movie has been directed by Mr. Narendra Modi, Mr. Amit Shah, Mr. Mohan Bhagwat. You can't punish side actors. The responsibility lies with the producers and the directors of the movie. So we want to know what the director feels, what the producer feels. And this hydra-headed monster called the RSS, they have to be held accountable for the atmosphere which we see in this country today. Why should the country be ashamed of the misdeeds of RSS and BJP? Just a week ago, Mr. Narendra Modi was proudly claiming, मैंने सर नहीं झुकने दिया देश का. पता लग गया? So, we demand that the actions of this unregistered organization called the RSS be brought to book, be exposed, and the organization should be held accountable. Thank you.